हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद करते हैं बिहार दरोगा का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन का क्लास लेकर आया हूं, जो आपके आगामी सभी परीक्षा बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक, बिहार पुलिस, एसएससी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारे प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेपर से जोड़कर करंट अफेयर के प्रश्न जो समान अध्ययन के रूप में पूछे जाते हैं, उसको भी मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। इस टेस्ट में आपको टोटल 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर इस टेस्ट में आपका स्कोर 35 प्लस होता है तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। आज जो मैं कवर करूंगा टेस्ट सीरीज 5 को कवर करेंगे। इसे ऑलरेडी पहले मैंने 4 टेस्ट सीरीज करवा चुके हैं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही बेहतरीन सेट किया गया है। तो आइए सभी प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो आइए आपको कुछ नया सिखाते हैं, कुछ नए प्रश्न के साथ। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। डंफा टाइगर रिजर्व केंद्र मणिपुर में है, कोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर है। बीती दिनों ये चारों पेपर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा था, जो कि चर्चा में था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में नहीं, आपका कहाँ है, तो आपका ये गोवा में स्थित है। ठीक है, और जो आपका जम्मू कश्मीर में है वो राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपकी गोवा में स्थित है। तो आइए इसका डिटेल एक बार देखते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ठीक है, अभ्यारण्य का नाम प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पे रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के राज्य के श्रीनगर जिला में स्थित है, जो कि एक खूबसूरत जगह है। ये आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। उद्यान को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि बीते दिनों ये चारों पार्क जो था आपको चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। क्वेश्चन को आपको अच्छा से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। मैं बढ़ाने का बात नहीं कर रहा हूँ, निर्धारित करने का बात कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, बढ़ाने का काम कौन करता है, तो ये संसद करता है। ठीक है, आइए भी आज का भी डिटेल देखते हैं। देखिए, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार आपको पास राष्ट्रपति के पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था एग्जाम में। ठीक है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास है। तो दोनों दो अलग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको भी पता होगा, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली बारमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये दोनों सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पहले भी बता चुका हूँ। दक्षिण अमेरिका की बारमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, इसको एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबकि अफ्रीका को कांगो नदी या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अफ्रीका का लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने एक जगह डाटा संकलित कर दिया हूँ, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन न हो और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बीते दिनों ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, देखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम लंगोटी किस वर्ष पहने थे। एक्चुअल में अमूमन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, रेयर केस में पूछा जाता है। जैसे बीपीएससी भी पिछले साल पूछ दिया था, ठीक है, गांधी जी को जहर पिलाने से किसने बचाया था। तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल जाता है। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम लंगोटी किस वर्ष पहने थे, तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम लंगोटी आपको पहने थे 1921 में पहने थे। ठीक है, आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए, 22 सितंबर 1921 में जब महात्मा गांधी ने तय किया कि अब एक ही वस्त्र पहनेंगे, उसी दिन से उन्होंने एक धोती को लंगोटी के रूप में पहनना शुरू कर दिया, और ये मदुरई में पहने थे। तो पूछा भी जा सकता है कि महात्मा गांधी कहाँ पे पहने थे ये लंगोटी, तो आपको ये मदुरई में पहने थे। बत्तख में यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जहर पीने से उनकी जान बचाई थी। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ये बीपीएससी में पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के समापन की अध्यक्षता में जिसमें 4 नारे स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा, ये आपका ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इसको भी डिटेल देखते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1906 में स्थापना में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी शामिल थे, जिसमें से 4 प्रस्ताव रखा गया था, स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म में कौन सी गैस बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है प्रकाश वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म कौन सी विषैली गैस बनाता है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फॉस्फिन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए क्लोरोफॉर्म पानी में सरलता से घुलनशील होता है। ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश में क्रिया करने पर इस फॉस्फिन नामक विषैले गैस का निर्माण होता है या निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन के अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएगा। ये इसका भी डिटेल एक बार देखते हैं। देखिए दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कई बार जगह भी पूछ लिया जाता है, तो जगह भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि आपको 2021 वाला वन रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा आपका, 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। मिजोरम मत मार देना, मिजोरम कुल भौगोलिक एरिया में आता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन अच्छा से पढ़ा कीजिए। देखिए करा भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 फैक्ट आपके निकल के सामने आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में आपका कौन सा शीर्ष राज्य हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल राज्य आपका कौन सा है, एमपी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय संविधान में व्यापार करने का अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, केवल आपका 2 सही है। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा आपको, ये आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, आपका बी है, तो आपका बी हो जाएगा। देखिए जनहित याचिका की अवधारणा आपको ब्रिटेन से नहीं, कहाँ से लिया गया था, तो ये आपको यूएसए से लिया गया था। बाकी ऊपर वाला जो है बिल्कुल आपका सही है। देखिए भारतीय संविधान में व्यापार करने की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और जनहित याचिका की अवधारणा आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है किस चालुक शासक ने चोलों को पराजित होने के बाद तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया था। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस चालुक्य शासक ने चोलों को पराजित होने के बाद तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या कर लिया था। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने कोप्पम तथा कुडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह से हार गया था। चोलों ने निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी किनारे डूबकर आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। इस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति राज्य विधानसभा में पारित विधेयक पर सहमति देता है या रोका जा सकता है। बीते दिनों ये भी आर्टिकल चर्चा में था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति राज्य विधानसभा में पारित विधेयक पर सहमति देता है या उसे रोका जा सकता है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 200 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 200 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 200 के आधार पर राष्ट्रपति राज्य विधानसभा में पारित विधेयक पर सहमति देता है या इसे रोका जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीते दिनों ये बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है। तो ये नॉमेरिकल भी कई बार सिंपल पूछ लिया जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी आपको 25 सेंटीमीटर दिया है तो लेंस की क्षमता निकालिए। तो आप लोग पढ़े होंगे P बराबर क्या होता है, 1/f मीटर में होता है। सिंपल इसकी फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में डायरेक्ट चेंज कर देना तो 25/100 हो जाएगा। 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 25 हो जाएगा। 25 × 100 यानी 4 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको बता ही दिया, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और आपका 4 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला से आप इजी तरीका से निकाल सकते हो, आपको पता भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए मैं दूसरा पूछा हूँ, पहला नहीं पूछा हूँ, तो संभल का आंसर देना थोड़ा। ठीक है,
कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। गोदावरी ये पहला है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है, और जबकि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, ये गोदावरी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। यानी रुधिर में कैल्शियम की कमी होता है तो कौन सा आपको हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा, एसटीएच ग्रंथि हार्मोन हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था। आपसे पूछा जा रहा है 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था। तो इनाम कमीशन का जो उद्देश्य था आपको भूमि संबंधी विवेचना से रिलेटेड है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने सन 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों का पता लगाकर उसे छीनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए बीते दिनों ये जनजाति चर्चा में आ गया था, पेपर में भी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। मतलब एक ऐसा जनजाति जो स्वयं को भी सूर्यवंशी मानता है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये खरपतवार जनजाति है जो अपने आप को सूर्यवंशी मानता है, ठीक है। देखिए खरपतवार जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। चीन के किस वंश के शासन काल को बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चीन के किस वंश के शासन काल को बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल जो हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, ये तान वंश हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए तान वंश के शासन काल को बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो स्थापना होता है आपको कब होता है ये, तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा 9 मई 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये तो मैं बता ही दिया आपको, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन दिवस है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीते दिनों आपको यूनिसेफ चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न, यानी आपको 11 दिसंबर, एक सेकेंड, इसका तो 11 आंसर ही बताया ना, हाँ 11 दिसंबर, ठीक है। देखिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका स्थापना कब होता है, 1946 होता है। और ये यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क है। और ये विशेष रूप से देखा जाए तो बच्चों के कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों को प्रतिनिधि को अपनी विस्तारित परिषद में नामांकित करके कानून को काम शामिल करने के लिए सक्षम बनाया है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, इसलिए क्वेश्चन ये तैयार किया गया है। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों को प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामांकित करने कानून को काम में शामिल करने के लिए सक्षम बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीयों को कानून बनाने का प्रक्रिया को जोड़कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, जिसके कारण ये मैं सेट किया हूँ। कीटोसिस नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है। कीटोसिस नामक बीमारी किससे संबंधित है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा, ये कीटोसिस जो होता है ये आंखों की एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। कीटोसिस नामक बीमारी एक आंख से होता है, जबकि फ्लोरोसिस नामक बीमारी दांतों से संबंधित है। तो ये दोनों पेपर में दिया गया था, जिसके कारण चर्चा में था, इसीलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। जो पेपर में दिया रहता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र अरब देश है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र अरब देश है जिसकी सीमा गाजा से लगती है। बीते दिन आप लोग पढ़े होंगे फिलीपींस और गाजा, ये सब सारे लेबनान चर्चा में आ गया था, जिसके कारण यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र अरब देश है जिसकी सीमा आपको गाजा से लगती है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको ये मिस हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए एकमात्र अरब देश मिस्र है जिसकी सीमा कहाँ से लगती है, गाजा से लगती है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कई बार आपके इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपको ये बिनेट के द्वारा किया गया था। देखिए बिनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के सबसे योग्य शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खूत एवं मुकद्दम क्या कहलाते थे? देखिए कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है दरोगा में, ठीक है, प्रशासनिक से। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खूत एवं मुकद्दम क्या कहलाते थे? 24 का जो आंसर हो जाएगा उसको जमींदार कहा जाता था, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में खूत एवं मुकद्दर जमींदार को बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दो अन्य स्वतंत्र स्रोतों के बाद, यानी एक वारिद भी था इसके समय जो सूचना का अधिकारी होता था, और मुहियान होता था जो कोई जासूस के रूप में काम करता था। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासकों में से एक से रहा अलाउद्दीन खिलजी, जिसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, सिकंदर सानी भी कहा जाता है। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मे भी मैं सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया गया था? कई बार डेट पूछा जाता है, कई बार कहाँ किया गया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 में किया गया था, और कहाँ भी किया गया था ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को ये सिंगापुर में किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है हिमालय से जोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये पीर पंचाल श्रेणी हो जाएगा, यानी आपका सी हो जाएगा। अब देखिए दो फैक्ट है यहाँ से आपके एग्जाम के लिए। ट्रांस हिमालय में उत्तर में स्थित जो कि परतदार चट्टानों में से निर्मित है। ट्रांस हिमालय में आपको कौन कौन सा देखने को मिलता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा लेह यानी लद्दाख को श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी को जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो 27 का आंसर जो जाएगा आपको जोजिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो लेह लद्दाख को और श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी को जोड़ता है। और आप एक साथ ये भी फैक्ट याद रखना, जब लेह दर्रा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस मौर्य सम्राट के शासनकाल के दौरान महान मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति को प्रभाव के चरण पर पहुंच गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप कंफ्यूजन में गलती भी कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, किस मौर्य सम्राट के शासनकाल के दौरान महान मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के चरण पर पहुंच गया था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 28 का क्या हो जाएगा? 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य तो आपको पता है कि मौर्य वंश की स्थापना किया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को गिरा गिरा कर मारा था, और चाणक्य की सहायता से आपको मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला है, जो चरम पे पहुंच गया था, वो आपको अशोक के शासनकाल में देखने को मिलता है। देखिए मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीपों को एकीकृत करने के लिए मौर्य साम्राज्य की नींव रखा था। आपको ही पता है, ये भी अपने आप को सिकंदर के जैसा बनना चाहता था। हालांकि शक्ति और प्रभाव, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, शक्ति और प्रभाव के मामले में मौर्य वंश के सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा चरम पर पहुंच गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था? तो ये आपको 1983 में किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 का बी हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखिए दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1983 में किया गया था। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई? आपका प्रधानमंत्री। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बता दिया मैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता है। जल संसाधन मंत्रालय सचिव एवं परिषद के सचिव होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जल संसाधन मंत्रालय के का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ना, पूछा जा रहा है आपको, वरना सीडी देशमुख तुरंत मत मार देना, गलती हो जाएगा नहीं तो। स्वतंत्रता पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सर ऑसबोर्न बोन स्मिथ हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3-4 फैक्ट है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। सर ऑसबोर्न स्मिथ स्वतंत्रता पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे, ये पता होना चाहिए। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये आपका ये सीडी देशमुख थे। कई बार ये तो एग्जाम में पूछा गया है। बैंकों को राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे, तो ये भी पता होना चाहिए। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय एल के झा जो था आरबीआई के गवर्नर थे।
हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक को इंडिया की संस्तुति किया था। ये भी पता होना चाहिए कि हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति दिया था। तो ये चारों फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एलोरा के चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किस धर्म से रिलेटेड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एलोरा के चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, हिंदू, बौद्ध और जैन से रिलेटेड है ये। ठीक है, देखिए एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन के धर्म को समर्पित चट्टान को काटकर बनाया गया एक मंदिर और एक प्रकार का मठ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ये पीनियल ग्रंथि में होता है। ठीक है, ये बताई दिया आपको, मेलाटोनिन हार्मोन आपका स्रवण के पीनियल ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बीते दिनों ये पेपर में दिया गया था, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता ही दिया आपको, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पी किसे कहा जाता है। यानी भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपको BR मेहता को बोला जाता है भारत में शिल्पी। ठीक है, देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था शिल्पी BR मेहता को बोला जाता है। कई बार देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत कौन आता है। तो 35 का आंसर आपका स्मोग जो है द्वितीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, एम्फीसाइमा नामक रोग निम्नलिखित में से किसी की अंकों शरीर को प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा बीते दिनों चर्चा में रहा था। 36 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, और एम्फीसाइमा से रोग ज्यादा देखोगे मिलेगा तो दिल्ली में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एम्फीसाइमा एक प्रकार के क्रोनिक प्रतिरोधी फुसफुस रोगी जिसमें से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये आपको ये पर्यावरण से देखने को मिलता है। ठीक है, सासाकावा पुरस्कार UNEP द्वारा 1986 में पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन गवर्नर जनरल से भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हूँ। तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है। तो मेरी सबको पता है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, और इलाहाबाद की प्रथम संधि 16 अगस्त 1765 को। ये चारों आपको याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए भैया, अलीनगर की संधि बिल्कुल सही है, 9 फरवरी 1757 को हुआ था, ये तो ठीक है। प्लासी का युद्ध भी ठीक है, 23 जून 1757। ये बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर, ये डेट याद होना चाहिए। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का। इलाहाबाद की प्रथम संधि 16 अगस्त 1765, नहीं ये आपका गलत है, 39 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था ये आपको 12 अगस्त हुआ था। कब हुआ था। तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। एक्चुअल में 2 संधि हुआ था, दोनों एग्जाम में पूछ लेता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि आपको हो जाएगा 12 अगस्त 1765 में, और इलाहाबाद का जो आपका इलाहाबाद के लिए दूसरा संधि जो होता है आपको 16 अगस्त 1765 को होता है। तो ये थोड़ा याद रखना, दोनों पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होकर रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ पे भंडारित रहता है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये यकृत में भंडारित रहता है। अब देखो यहाँ से भी 2 फैक्ट बनता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबको पता है यकृत है। यह रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके ये संचित रखता है। ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को प्रसिद्ध
ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से भी 2-3 फैक्ट पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको डेट बताना है, ठीक है। कि किस तिथि को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के शासनकाल में हुआ था। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको, ये डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक्चुअल में ये हुआ था 20 जून 1756 को हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए लिख दिए थे, प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के शासनकाल में आपको 20 जून 1756 को हुआ था। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो इस युद्ध के बारे में आप जानते होंगे कि ये युद्ध एक प्रकार का बनावटी युद्ध था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। देखिए इस टाइप से दरोगा पूछा है, इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको जो है यामो हो जाएगा, ठीक है। यामो है आपका, ये जापान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने किस गुण समुंदर की उपाधि दिया था। देखिए गाना भी सुने होंगे, ठीक है। ये तो आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहां ने किसे गुण समुंदर की उपाधि दिया था। तो लाल खान को नहीं, ये शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि दिया था। शाहजहां के बारे में आपको पता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है, ठीक है। देखिए शाहजहां ने अपने समय में प्रमुख संगीतक जो गाने वाले होते हैं लाल खां को गुण समुंदर यानी गुण समुद्र की उपाधि दिया था। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक सुलेमान खान कहाँ स्थित है। ये सीसा और जिंक के लिए प्रसिद्ध है सुलेमान खान। तो ये कहाँ स्थित, कहाँ खान है ये सुलेमान खान। खान कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको ये कनाडा में देखने को मिलता है सुलेमान खान, ठीक है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलेमान खान आपको कनाडा में देखने को मिलता है। ये भी बीते दिनों पेपर में दिया गया था, जो कि चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कई बार ट्रॉफी से भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया और हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पूरे सिलेबस को देखकर मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। शीश महल ट्रॉफी संबंधित किससे, तो शीश महल आप लोग पढ़े होंगे। शीश महल जो है संबंध है आपको क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन आपको लूसेंट से फ्रेम किया गया है, ठीक है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 81:19 होता है, ठीक है। देखिए जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है, ठीक है। और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा सुमिलित है या सत्य है। तो ये दोनों सही है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को बोला जाता है और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। पूला किस देश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था हाल ही के दिनों में। पूला किस देश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये बोत्सवाना हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूला बोत्सवाना देश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं होता है। बीते दिन लोकपाल चर्चा में आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं होता है। तो 49 का जो हो जाएगा आंसर आपको राज्यसभा के सभापति आपका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। देखिए राज्यसभा के सभापति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रामसर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए रामसर साइट भी कई बार देखे होंगे, पेपर में देखने को मिलता है, आए दिन ये हमेशा चर्चा में ही रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है आपका, ये तमिलनाडु में है। आर्द्र भूमि से रामसर सम्मेलन भारत में 1982 में हुआ था और रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 3 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आंसर आपका ये आ जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपको ये 3 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, एक्चुअल में ये आपको कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर कहाँ स्थित है, आपको ईरान में स्थित है। तो ऊपर के जो भी सारे डाटा था वो सारे एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टोटल आपका 50 क्वेश्चन मुश्किल से 30 मिनट में कवर करवा दिया और आपका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अगर 50 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 35 प्लस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन
सेट करूं तो उसका मैं आपको लेवल को और थोड़ा सा बढ़ा सकूं। बाकी सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीते दिनों जो आपको आयोग प्रश्न सेट कर रहा है, जिस टाइप का मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता हूँ। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से आपको कोई फायदा हो रहा है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।